हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम इसरो के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 51 से लेकर के 80 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हमने जो है 2 वीडियो में जो है 50 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। हम लोग जो है इसरो VSSC 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम लग जाएगा कि इसरो की तैयारी करने के लिए कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना अनिवार्य है और इसरो के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हमारा सीधा सा उद्देश्य यही है कि आपको जो है ऑफिशियल क्वेश्चन से जो है आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए और आपको लैंग्वेज जो आपको जो प्रॉब्लम होती है उस चीज़ के बारे में भी आपको बताना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, कि किस प्रकार से लैंग्वेज से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ करके आपको उलझाया जाता है। तो मैं आपको पुनः इस वीडियो में बता दूं कि अगर इसरो की आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो हिंदी के वाले क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि आप उसका करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। हिंदी उनकी थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हमेशा एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए इसरो की, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़िएगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली आप वहाँ पे आप राइट आंसर और अच्छा नंबर में जो है क्वेश्चन का अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको पुनः बता दूं कि हमने 2 वीडियो में, फर्स्ट वाली वीडियो में 30 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट सेकंड में हमने 31 से लेकर 50 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। और आज की इस वीडियो में हम पुनः जो है 51 से लेकर के 80 नंबर तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको फिटर ट्रेड से संबंधित बहुत सारी जो है जानकारियाँ भी मिलेंगी कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में, टेक्निकल एग्ज़ाम में आपके फिटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है केवल टेक्निकल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भी पुनः मैं टेक्निकल क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये 50 नंबर तक का क्वेश्चन था। ठीक है, यह एक साइंस का क्वेश्चन था, फिर भी मैंने इसका राइट आंसर कर दिया है। ठीक है, इसका मोमेंटम आपका राइट आंसर था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री सेल्सियस द्वारा 1 ग्राम के एक पदार्थ के तापमान को बढ़ाने के लिए अपेक्षित ऊष्मा के पदार्थ को डैश कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ है जिसका वजन 1 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 5, मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस है। अब उसी पदार्थ के टेम्परेचर को आपको क्या करना है, 1 डिग्री और बढ़ाना है, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस करना है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी, मतलब कि इस प्रकार की जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी 1 ग्राम पदार्थ के, ठीक है, ऊष्मा को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो इसमें 51 का जो फर्स्ट आंसर है आपका स्पेसिफिक हीट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है इंग्लिश में, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज डैश ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो आप, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको ऑफिशियल जो क्वेश्चन होते हैं उसके क्वेश्चन को आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस कराया जाए कि किस प्रकार से और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, आदर्श ऊष्मारोधी की तापीय चालकता कितनी है। तो याद रखिएगा, जो आदर्श ऊष्मारोधी होते हैं उनकी जो तापीय चालकता होती है वो आपकी 0 होती है। तो इसमें आपका 52 का 0 आपका राइट आंसर होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आई थिंक साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा का फैक्टर क्या है, व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सेफ्टी का क्या है कि देखिए, अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसमें आपका सही है, चरम प्रतिबल कार्यकारी, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो सुरक्षा गुणांक, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सुरक्षा गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस बटा में वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, यही होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सुरक्षा फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे सुरक्षा वही चीज़ है, फैक्टर का मतलब गुणांक। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सुरक्षा गुणांक या सुरक्षा फैक्टर क्या होता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस बटा में वर्किंग स्ट्रेस। इसमें आपका
53 का थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपने सेफ्टी चैप्टर की पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको पता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेफ्टी से संबंधित भी, सेफ्टी साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का भी आपको जो है पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। ये क्वेश्चन तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और लगभग हर एक टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका, समानांतर क्रेन हुक और डैश से निर्मित होते हैं। तो क्रेन हुक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो रॉट आयरन से बनाए जाते हैं। कौन सी धातु से? रॉट आयरन से बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रॉट आयरन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्रेन हुक हमेशा रॉट आयरन से बनाए जाते हैं। रॉट आयरन की बात करें तो यह जो है सबसे शुद्ध लोहा होता है और यह जो है पुडलिंग फर्नेस से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो धातुओं के उसके जो फर्नेस होती हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, रॉट आयरन पुडलिंग फर्नेस से तैयार किया जाता है, पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से तैयार किया जाता है, जबकि कास्ट आयरन जो है आपके क्यूपोला फर्नेस से तैयार किया जाता है। और फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर नामक एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अधिक तापमान को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे आपका पायरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का। यथार्थ मान व मापित मान के अंतर को डैश कहते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज़ नोन एज। ठीक है, यानी कि जो इसमें अंतर पूछ रहा है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है यानी कि वास्तविक जो मान है और जो आपकी जो माप ली गई है उसके माप के अंतर को क्या कहते हैं? तो एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी कंपोनेंट्स में क्या होती है, कंपोनेंट्स की माप लेते हैं तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें हमें कई प्रकार से एरर आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि टेम्परेचर एरर, अभी मान लीजिए कि अभी हम जब वर्कपीस की माप ले रहे हैं तो वर्कपीस क्या है? गर्म है, तो अभी क्या बताएगा? गर्म होगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगी वर्कपीस में, तो रीडिंग ज़्यादा बताएगा। ठीक है, और वही एक वर्कपीस अगर ठंडा हो जाता है तो उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगा मेटल और उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो हो गया आपका टेम्परेचर एरर यानी कि इन्वायरमेंट एरर। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे कि अगर आप रीडिंग सही से नहीं पढ़ पाते हैं या माइक्रोमीटर में आपकी जीरो एरर है तो उस प्रकार की जो एरर होती है उन्हें हम एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें 55 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि माप लेते समय अगर आप माप सही प्रकार से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो भी आपका, या सही प्रकार से रीडिंग को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एरर ऑफ मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है, ये क्योंकि उपकरण की त्रुटि है। ठीक है, या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 56 नंबर का। ये आपका कैलकुलेशन संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैलकुलेशन वाले से जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक वीडियो में समराइज करके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। उस भाग का नाम बताइए जिससे वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार जोड़ा गया है। तो जो वर्नियर कैलिपर का जो डेप्थ गार्ड होता है वो आपके मूवेबल जबड़े से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका मूवेबल जा आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो याद रखिएगा 0.02 मिलीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये दो स्केल के अंतर के बीच सिद्धांत की कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यह क्रोमियम आपकी स्टील से बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 61 का। अगला क्वेश्चन है, जंग रोधी इस्पात के मुख्य संघटक है। तो जंग रोधी स्टील जो बनाया जाता है, ठीक है, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील्स आर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जंग रोधी इस्पात जो होता है उसका मुख्य कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, संघटक क्या क्या हैं? तो याद रखिएगा लोहा, क्रोमियम, निकिल व कार्बन, ये सभी आपके क्या है? जंग रोधी इस्पात के मुख्य संघटक हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 62 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, मेटल टॉपिक हो गया, मेजरमेंट हो गया, सेफ्टी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रिल से संबंधित। तो इस क्वेश्चन को इसमें डाउट में रखा है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रोलिंग संपर्क बियरिंग के लिए सबसे उपयुक्त वर्गीकरण चुनें। तो रोलिंग संपर्क बियरिंग जो होता है
ठीक है, वो आपकी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ रोलिंग कंटेक्ट बेयरिंग। तो रोलिंग कंटेक्ट किस में होता है, तो जो आपकी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती है, जैसे कि बॉल बेयरिंग हो गया, ठीक है, नीडल बेयरिंग हो गया, ठीक है, इनमें क्या होता है, रोलिंग कंटेक्ट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे थे, जैसे कि बॉल बेयरिंग में किस प्रकार का कंटेक्ट होता है, तो याद रखिएगा इसमें पॉइंट कंटेक्ट होता है, और जो नीडल बेयरिंग होता है इसमें लीनियर कंटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बॉल बेयरिंग में पॉइंट कंटेक्ट और नीडल बेयरिंग में आपका लीनियर कंटेक्ट होता है। और बेयरिंग आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रिक्शन बेयरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बेयरिंग जो होते हैं आपके गन मेटल धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट इतने सारे पॉइंट्स आपको बेयरिंग से संबंधित याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो आपका फिर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो हाँ, ये 67 नंबर का क्वेश्चन है, यंत्र का अल्पतमांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट होता है आपका परिशुद्धता के सीधे समानुपातिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है। तो जितने भी आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट करके रखिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिएगा, ताकि आप इस क्वेश्चन पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। और क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन तो 50-60% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके नए इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं एग्जाम में। अगर आप सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाएंगे तो सभी एग्जाम को क्या कर लेंगे, बहुत से नंबर में जो है एक स्टूडेंट पास कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं उस पर से हज़ारों स्टूडेंट जो है वीडियो को देख के ही एग्जाम में जाते हैं। तो वीडियो देखने का मकसद बस ये है कि आपको उस टॉपिक को उस पढ़ के जाना है जो आपके जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि बस आपको ये पता चल जाए कि इसरो के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम जाब के अंदर टूटे टैप को निकालने के सबसे उचित तरीका है डैश। तो याद रखेंगे, एल्युमिनियम के अंदर अगर कोई जाब है उसके अंदर आपकी क्या होगी, टैप टूट गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनलिंग एंड ड्रिलिंग मेथड के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एनलिंग का मतलब क्या होता है कि उसको क्या करेंगे, हम पहले मुलायम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसकी ड्रिलिंग करके उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, एनलिंग और वेल्डन विधि के द्वारा हम उसको क्या सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में गलती हो गई है। ठीक है, एनलिंग और किसके द्वारा, ड्रिलिंग इसमें दिया है इंग्लिश में, जबकि इसमें दिया है हिंदी वाले में एनलिंग और वेल्डन विधि के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका 69 नंबर का क्वेश्चन, जिसका पहले हमने डिस्कशन कर चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है कि उच्च तापमानों के मापन के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा है। तो मैं आपको अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैं आपको बताया था कि पायरोमीटर का प्रयोग हम अधिक तापमान को मापने के लिए करते हैं, और यह भट्टी के तापमान को मापने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब कि स्पेशली क्योंकि भट्टियों का जो तापमान होता है, जो फोर्ज होते हैं उनकी तापमान बहुत अधिक होता है। तो इसमें भी आपका राइट आंसर होगा पायरोमीटर, थर्ड ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा। उच्चतर तापमानों के मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा पायरोमीटर। ठीक है, चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कैलकुलेशन संबंधित क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपणता वृद्धि के अनुपात को डैश कहते हैं। तो याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ स्टीयर स्ट्रेस एंड द स्टीयर स्ट्रेन इज कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का, एक गतिमान पिंड का संवेग कितना होता है। तो ये तो आपका साइंस से क्वेश्चन है, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, साइंस वाले क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स के और जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो अगले हम जो है अगली जो वीडियो आएगी हमारी उससे संबंधित होगी। उसमें सारे जो मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन से संबंधित आपके थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके, मतलब कि ठीक है, उन सभी क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो याद रखिएगा, ये गतिमान पिंड का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और उसके वेलोसिटी के बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिर ये कैलकुलेशन संबंधित है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से किस नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर रिंग इंसर्ट रखा गया है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, सेल्फ लॉकिंग नट आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ लॉकिंग नट के जो ऊपरी भाग होता है उसमें हम नायलॉन या फाइबर रिंग को जो है इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका
थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा सेल्फ लॉकिंग नट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये फिर अपना कैलकुलेशन से संबंधित है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ई साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3/1 HP का तो 700 और 746 वैल्यू होता है, और यहाँ पे पूछा गया 3/4 HP का किलोवाट में कितना वैल्यू होगा, तो याद रखिएगा 0.5593 ये आपका वैल्यू होता है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया 77 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षी नहीं है, यानी कि एब्रेसिव नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एब्रेसिव। तो नेचुरल एब्रेसिव आपके मुख्यतः 3 होते हैं। ठीक है, जैसे कि एमरी हो गया, कोरंडम हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ये आपके मुख्यतः 3 होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये आपके जो जो 2 होते हैं ये आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं। तो इसमें सिलिकॉन कार्बाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है यह जो है आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। ठीक है, तो सिलिकॉन कार्बाइड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज, कोरंडम और एमरी और जो डायमंड होता है ये आपके क्या होगा, आपके ये प्राकृतिक एब्रेसिव हैं। ठीक है, एब्रेसिव कारण क्या होते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है मेटल को कटिंग करने के लिए। ये मेटल को क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के यांत्रिक गुणधर्म नहीं है। तो याद रखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो याद रखेंगे कि जो कोरोजन रेजिस्टेंस है ये आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये आपकी किस प्रकार की केमिकल है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो धातुओं के केमिकल, मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टीज जो है उससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान से संबंधित है। ठीक है, तो तापमान से क्या है, तो तापमान क्या होता है, यह ऊष्मा का एक माप है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इट इज़ अ मेजर ऑफ हीट। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, और यह आपका जो है जो 80 नंबर क्वेश्चन है ये आपका कैलकुलेशन से संबंधित है। तो हम अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग जो है इस कंप्लीट पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, जो इसरो BSSC 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको अब बहुत सारी जानकारी लग गई होगी कि कौन इसरो की प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना अनिवार्य है और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए हमारे चैनल संजय टेक्निकल @21 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।